Good morning, student. This lecture is for BCom 5th sem, subject financial accounting, and topic is valuation of shares. We will continue with the problem of valuation of shares. You have to refer page number 518, problem number 4. I will just give an introductory part of that particular problem. The following is the balance sheet of Rupa Company Limited as on 31st March 2007. Balance sheet is given. After balance sheet, all the assets were independently valued at 14 lakh rupees. 14 lakh. The company earned net profit of last 5 years is as follows. Last 5 years का profit दिया हुआ है. It was decided to set aside 15% of the profit toward general reserve, and a fair investment return may be taken at 10%. फेयर इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है वो 10% दिया हुआ है. लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है और 15% जो है वो जनरल रिजर्व जो है अलग निकाल के रखना है. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी बाय नंबर 1 नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड एंड नंबर 2 यील्ड वैल्यूएशन मेथड. दोनों मेथड से कैलकुलेट करना है. नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड एंड यील्ड वैल्यूएशन मेथड, दोनों मेथड से हमको निकालना है. तो पहले जो है एज पर नेट वैल्यूएशन मेथड से जो है वो शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. देयरफॉर नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, यू हैव टू कैलकुलेट द नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. देयरफॉर ऑल एसेट एट मार्केट वैल्यू. लास्ट प्रॉब्लम जो था, इसके पहले का जो प्रॉब्लम था, इसके पहले के प्रॉब्लम में अलग अलग जो असेट की वैल्यू थी वो दी हुई थी मार्केट वैल्यू, लेकिन इन सभी को मिला के ये प्रॉब्लम में एक ही दी हुई है. ऑल द असेट्स एट मार्केट वैल्यू, सब असेट की मार्केट वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी हुई है, वो है 14 लाख. इसलिए एक ही सेंटेंस लिखा हमने. क्या लिखा? ऑल द असेट्स एट मार्केट वैल्यू 14 लाख. सबकी मिला के एक ही वैल्यू प्रॉब्लम में दी हुई है, इसलिए अलग अलग से कैलकुलेट करनी नहीं है. माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या क्या है? 5% डिवेंचर है, वो है उसका अमाउंट 5 लाख. सैलरी क्रेडिटर्स है 30,000 और अदर लायबिलिटीज है 10,000. टोटल जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वो है 5,40,000. 14 लाख माइनस 5,40,000 वो आते 8,60,000. इसको नाम देना है नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. अगर प्रॉब्लम में डायरेक्टली दिया हुआ है कि नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो ये सब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये नहीं था इसलिए हमने कैलकुलेट किया. नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स वो आई 8,60,000. अब इंट्रिंसिक वैल्यू से निकालेंगे हम. पहले मेथड थे नेट एसेट मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और नेट एसेट बेसिस मेथड. इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू फार्मूला है नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. अब नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स कितनी है? 8,60,000. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्रॉब्लम में दिए हुए हैं वो है 6,000 इक्वल टू वो आता है 143.33. क्या किया हमने? नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ये 8,60,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 6,000, डिवाइड किया वो आते हैं 143.33. अब जो है सेकंड मेथड से कैलकुलेट करेंगे एज पर यील्ड वैल्यूएशन मेथड. फार्मूला है यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ये बेसिक फार्मूला है, लेकिन सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी, उसी को बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट. एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. यू हैव टू कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट. देयरफॉर एफएमपी इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. एफएमपी इक्वल टू लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, 84,000, 92,000, 88,000 एंड 96,000. 5 साल का है इसलिए डिवाइडेड बाय 5, तो आती है टोटल 4,40,000 डिवाइडेड बाय 5, तो आते हैं 88,000. माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसमें का 15% जो है वो रिजर्व को ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व को, इसलिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व
15% ऑफ 88,000, ये जो भी आया है एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसके 15% जो है जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना है, कितना 13,200। तो जो भी बचता है उसको नाम देंगे एफएमपी, पब्लिक जिसको बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। एफएमपी मींस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब जो है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी निकालनी है, देयरफॉर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी इक्वल टू एफएमपी डिवाइडेड बाय एनआरआर। एफएमपी मींस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। एफएमपी कितने कैलकुलेट की है 74,800। एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम में दिया हुआ है सबसे लास्ट में, वो है 10% मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू आते हैं 7,48,000। अब हमको निकालना है यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर, जो अपना ओरिजिनल फार्मूला था। यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर वो क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी कितनी कैलकुलेट की है 7,48,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 6,000, तो आते हैं 124.67। अब ये पूछा नहीं है लेकिन प्रैक्टिस के लिए निकाल रहे हैं। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स जब प्रॉब्लम में पूछा जाएगा तभी निकालना है, लेकिन समझने के लिए या प्रैक्टिस के लिए देख लीजिए। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऐसा मान के चलते हैं कि फेयर वैल्यू तीसरे मेथड से भी पूछा, तो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फार्मूला क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है 143.33 प्लस यील्ड वैल्यू कितनी है 124.67 डिवाइडेड बाय 2, तो वो आते हैं 134। लेकिन प्रॉब्लम में जितना पूछा है उतना ही कैलकुलेट करना है। कई बार जो है शॉर्ट प्रॉब्लम जो है, शॉर्ट प्रॉब्लम में डायरेक्ट आपको अमाउंट दी हुई रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहली मेथड से कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट दिया हुआ रह सकता है कि नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो डायरेक्ट अपने को फार्मूला लिखना है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। वैसे ही सेकंड मेथड में भी शॉर्ट में अगर पूछा तो डायरेक्टली वैल्यू आपको दी जाएगी कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो डायरेक्टली जो है आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर लगभग जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है 5th से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी अगर क्यूरीज आती है तो पूछनी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेम के लिए। ठीक है, थैंक यू।